हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल मौर्य अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण जितने भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है जानकारी है वो आपको मिलने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो आप देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट डाले गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आपके चैनल सब्सक्राइब करने से, वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हम अदर वीडियो को भी बनाने की कोशिश करेंगे अदर टॉपिक्स पे, ठीक है। तो प्लीज़ कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है वो 324 से लेके 329 तक इसका प्रावधान किया गया है, ठीक है। दोस्तों, जब कोई संविधान में प्रावधान किया जाता है आयोग का, तो वो कहता है संवैधानिक आयोग, ठीक है। संवैधानिक आयोग कहलाता है। दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो हमारा स्थापना हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन 25 जनवरी को ही दोस्तों मतदान दिवस के रूप में मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को। और अगले दिन दोस्तों 1950 में ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। और उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को क्या हुआ था, गठन किया गया था निर्वाचन आयोग का। और 25 जनवरी को ही मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें भाग का, तो ये भाग में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना की बात करें तो दोस्तों, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त का जो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो वो दोस्तों, मान लीजिए कि कभी ज़्यादा काम हो जाए तो उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। राष्ट्रपति से सिफारिश करके एक्स्ट्रा जो आयुक्त होते हैं उसको ही प्रादेश गठन नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, तो उसी को प्रादेशिक आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले केवल इसमें एक ही आयुक्त होते थे। वो कब से 1989 से पहले दोस्तों इसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। केवल एक सदस्य थे, एक सदस्यों का आयोग था ये, ठीक है। जब दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के तहत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में जब मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई, तो दोस्तों निर्वाचन आयोग पे भार बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिससे 2 अन्य आयुक्तों का भी उसमें प्रावधान किया गया कि 2 अन्य आयुक्त भी चुने जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम देखते हैं इसको कब समाप्त, इसको फिर दोस्तों बाद में आके 1990 ये जो प्रावधान या 2 अलग निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया था, इसको 1990 में फिर से समाप्त कर दिया गया था, फिर, ठीक है। तो 1990 में समाप्त कर दिया गया था। 1993 में फिर से इसे लागू किया गया और अभी तक ये लागू है, ठीक है। तो बात करें अभी कितने सदस्य हैं, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। दोस्तों, अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो
उसका दर्जा उसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होता है। ठीक है, सब कुछ उसके समान ही होता है और उसको हटाया जाना भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ही तहत होता है, जिससे हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग के द्वारा। आगे इसके बात करेंगे हम कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। पहले इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दोस्तों जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति करते हैं, और त्यागपत्र मान लीजिए कभी ये देना चाहे तो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि इनको दुर्व्यवहार के या तो फिर ये अक्षमता के आधार पे इसे हटाया जाना हो तो इनको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाता है। जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, उस पर संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। ठीक है, तो काफ़ी कठिन प्रोसेस होता है इनको हटाना, जल्दी कोई हटाया नहीं जाता, ताकि निष्पक्ष रूप से ये काम कर सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी योग्यता की बात किया जाए तो इनकी योग्यता के बारे में संविधान में दोस्तों कोई उल्लेख नहीं है। योग्यता उनकी कितनी होनी चाहिए इसका कोई उल्लेख संविधान में है ही नहीं। कार्यकाल की बात की जाए तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष या तो फिर 65 वर्ष होता है। मान लीजिए कि 6 वर्ष कार्यकाल है, कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई 64 में किसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुना जाता है 64 में। ठीक है, 64 में चुना जाता है तो एक 65 वर्ष हो जाएगा, 65 वर्ष तक ही रह सकते हैं, तो 1 साल कार्यकाल इनका केवल 1 वर्ष तक ही रहेगा, 6 वर्ष तक नहीं रहेगा। तो जो भी पहले होता है, चाहे 6 वर्ष पूरा हो चाहे 65 वर्ष यदि उनकी आयु हो जाती है, तो 6 वर्ष न भी पूरा करें तब भी उनको हट जाते हैं। ठीक है, तो जो भी पहले पूरा वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी कार्यकाल होता है। और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष या तो फिर 62 वर्ष होता है। यदि उनकी एज 62 वर्ष तक हो गई है तो उनको हटा दिया जाएगा, चाहे उनका 6 वर्ष पूरा हो या ना हो। शपथ की बात करें दोस्तों तो शपथ राष्ट्रपति द्वारा इनको दिलाया जाता है। ठीक है, और सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी इनका जो है 2.5 लाख रुपए है, मुख्य न्यायाधीश के समान ही इनकी सैलरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इनसे संबंधित देख लेते हैं दोस्तों। जो हमारा प्रमुख जो अनुच्छेद है 324, इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो मुख्य निर्वाचन आयोग होगा, मुख्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है इसमें 324 में किया गया है। और इस आयोग के तहत ही कहा गया है कि जो संसद और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कौन कराएगा? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग जो है संसद से तात्पर्य यह है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है केंद्र के लिए, तो इन दोनों का कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। और राज्य विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा होती है तो उसका चुनाव भी ये करवाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग कराता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग कराता है। तो ऐसा उल्लेख किसमें है? 324 में आर्टिकल में किया गया है दोस्तों। ये चुनाव आयोग जो होता है वो चुनाव का संचालन करता है और निर्देशन करता है और नियंत्रण करता है कि ताकि सफलतापूर्वक चुनाव हो सके। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा केंद्र सरकार, हम जानते हैं कि भारत में 3 स्तरीय सरकार है। ठीक है, 3 स्तरीय सरकार हैं। एक केंद्र स्तर है, ठीक है, एक केंद्र स्तर है और दूसरा राज्य स्तरीय सरकार है। ठीक है, और स्थानीय सरकार है। ठीक है, स्थानीय सरकार है। तो केंद्र और राज्य का जो चुनाव होगा वो कौन का? चुनाव आयोग कराता है। और जो स्थानीय सरकार में जैसे क्या आता है? स्थानीय सरकार पंचायत आ जाता है। पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है,
ठीक है, नगर पालिका का वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। हर एक दोस्तों राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है। तो जो पंचायत का चुनाव होगा और नगर पालिका का चुनाव होगा वो राज्य चुनाव आयोग कराता है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार का जितने भी चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 324 के बाद 325 आर्टिकल में दोस्तों ये प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को आप लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे जो मतदाता की सूची होती है जिसमें सभी मतदातागण का नाम होता है, उसमें सम्मिलित होने से किसी को इनके आधार पे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, इनके आधार पे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, एक किस में किया गया है? 325 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल 329 है। इसके तहत ही दोस्तों निर्वाचन संबंधित जितने भी मामले होते हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसा प्रावधान किस में गया है? 329 में किया गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल 3 बताए हैं उन्हें याद करना है। ठीक है, और पहला जो है 324 हमने बताया, इसमें चुनाव आयोग का प्रावधान है। ठीक है, और 325 बताया, 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पे वोटर लिस्ट है, उसमें नाम से जुड़ने से कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया। और 329 में निर्वाचन से संबंधित मामले जितने भी होंगे न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है उसकी शक्ति क्या है, शक्ति और उसके कार्य क्या हैं। ठीक है, शक्ति और निर्वाचन आयोग के शक्ति और कार्य की बात हम करते हैं। दोस्तों जितने संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करता है। दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर में जो है एक परिसीमन आयोग गठन किया गया। परिसीमन आयोग दोस्तों होता है कि हर एक जनगणना के बाद, जैसे पहले क्या होता था, जनगणना के बाद परिसीमन आयोग गठन किया जाता था। लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी होंगी, निर्वाचन क्षेत्र कितना होगा, कितने होगा, ये सब परिसीमन आयोग इसी कहते हैं। परिसीमन करना क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र का परिसीमन करना, ठीक है, भूभाग का, और निर्धारण करना कि वहाँ जनसंख्या कितनी है, कितनी सीट पर निर्वाचन क्षेत्र, कितने क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, तो परिसीमन आयोग का ये काम होता है। तो जो परिसीमन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, संसद ने दोस्तों कब कब परिसीमन आयोग गठित किया गया है? तो पहले ये प्रावधान था कि प्रत्येक मतगणना के अनुच्छेद में देखो, अनुच्छेद 22 में दोस्तों कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना क्या होगा, परिसीमन आयोग गठन होगा और वो निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करेगा, परिसीमन करेगा। ठीक है, और ये देखो दोस्तों पहली जनगणना हुई थी जो हमारा 1992 में हुई थी, और 91 में हुई थी। 91 के बाद ही 92 में परिसीमन आयोग गठित किया गया था। ठीक है, और फिर 61 में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद हमारा क्या होता है, जनगणना होती है। ठीक है, तो 61 में हुआ, 62 में गठन हुआ परिसीमन आयोग का, 71 में जनगणना हुई, 1972 में परिसीमन आयोग गठित किया गया। फिर उसको 1972 के बाद दोस्तों ये 10-10 वर्ष के बाद गठित करना पड़ा था। इससे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ होती थी। तो इसको मतलब क्या किया गया कि इसको बढ़ा दिया गया कि 2002 तक कोई परिसीमन आयोग नहीं गठित होगा। ठीक है, 2002 में ही 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, तो 2002 के बाद से दोस्तों 2026 तक इसे वो कर दिया है। 2026 तक परिसीमन नहीं होगा, 2026 के बाद ही होगा अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
दूसरा कार्य है दोस्तों, चुनाव आयोग का दूसरा जो कार्य है, निर्वाचक नामावली जो होती है, ठीक है, निर्वाचक नामावली जो होती है, जिसमें दोस्तों हर एक मतदाताओं का उसमें नाम होता है, तो उसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नामावली तैयार करने की किस तरह चुनाव आयोग की ही होती है, ठीक है। और नए मतदाताओं का पंजीकरण जो होता है, मान लीजिए जिसकी 18 वर्ष से ज़्यादा एज हुई, तो उसका नामावली में नाम दर्ज करना, पंजीकृत करना, इसका जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, ठीक है। तीसरा जो कार्य है जिसको निर्वाचन की तिथि, मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ, उसकी तिथि चुनाव करवाना है, ठीक है, तो उसकी तिथि, समय सारणी, कब चुनाव होगा, कैसे होगा, उसका निर्धारण करना, और नामांकन पत्रों का परीक्षण, जो प्रत्येक उम्मीदवार जो होते हैं चुनाव लड़ते हैं, उनका नामांकन पत्र एक भरते हैं तो उनका परीक्षण करता है, ठीक है, चुनाव आयोग। चौथा कार्य है दोस्तों हमारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दलों को जो होते हैं उनको मान्यता प्रदान करना, ठीक है, उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना। मान लीजिए किसी को कोई पार्टी है बढ़िया परफॉर्मेंस करती है चुनाव में, तो उसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाएगी और उन्हें चुनाव आवंटित किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो काम कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है। निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता जो लागू होती है, ठीक है, निर्मित करता है, कौन करता है? चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठवां कार्य जो है संसद व विधानमंडल के सदस्यों की निर्हता से संबंधित मामलों पर क्रमशः राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे संसद के जितने भी सदस्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल के जितने भी सदस्य होंगे, उनकी निर्हता क्या होगी, मान्यता वाली योग्यता उनकी क्या होगी, ठीक है। इस मामले पर किसको सलाह देता है? संसद के मामले में राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा, और विधानमंडल के मामले में राज्यपाल को सलाह दी जाएगी, क्योंकि संसद पूरे भारत का हेड होता है राष्ट्रपति, और विधानमंडल किसी राज्य का हेड होता है राज्यपाल। तो इनको सलाह दी जाती है किसके वाले जो सदस्य होते हैं संसद या विधानमंडल के, उनकी निर्हता यानी योग्यता के बारे में सलाह दी जाती है, ठीक है। एक सलाह कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। सातवां जो हमारा है निर्वाचन रद्द करना। मान लीजिए दोस्तों कहीं पर चुनाव सही से या धांधली चुनाव में हो रही है, ठीक है, और या तो फिर किसी प्रकार से वहाँ पे मतदान में गड़बड़ी हुई, तो चुनाव आयोग वहाँ का उस निर्वाचन क्षेत्र का या उस पोलिंग बूथ का चुनाव ही रद्द करके फिर से चुनाव कराएगा, ठीक है। तो चुनाव निर्वाचन रद्द करने का अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग का, ठीक है। आठवां जो कार्य है निर्वाचन में प्रदर्शन के आधार पे दोस्तों, जब चुनाव होता है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा या हर राज्य का अपना विधानसभा होती है, तो उसका चुनाव होता है, तो उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त देना उसको, या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, ये चुनाव आयोग करता है। उसके परफॉर्मेंस कुछ कंडीशन होता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय पार्टी के लिए कुछ कंडीशन होता है, राज्य स्तरीय दल के लिए भी कुछ कंडीशन होता है, उसको फुलफिल करने पर ये आपको दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय दर्जा देना, राज्य स्तरीय दर्जा देना, ये चुनाव आयोग करता है, कुछ कंडीशन होते हैं उसको पूरा करने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 1926 में दोस्तों महिलाओं को पहली बार भारत में वोट का अधिकार कब मिला? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1926 में मिला था। ठीक है, वोट देने का अधिकार महिलाओं को। दोस्तों प्रथम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52, काफ़ी समय लगा दोस्तों। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लगते थे चुनाव में, सुविधा नहीं थी। ईवीएम वगैरह जो आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है सुविधा है, पहले नहीं थी, तो इसलिए चुनाव कराने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। इसलिए 1991 से 1992 समय बहुत ज़्यादा लगा था। ठीक है, चुनाव कराने में प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव। ठीक है, प्रथम उसमें मुख्य चुनाव आयोग जब गठित किया गया 25 जनवरी को, तो सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये सुकुमार सेन थे। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? एस रमा देवी, ये क्या थी? प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, सब बात करें सबसे अधिक कार्यकाल किसका है, तो सबसे पहले जो चुने गए थे प्रथम हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ये सबसे अधिक कार्यकाल तक थे। ठीक है, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था और सबसे कम कार्यकाल जो प्रथम महिला थी उनका था। ठीक है, ये 1990 में ही चुनी गई थी और 1990 में ही इनको हटा दिया गया था ना, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया था। ठीक है, 1990 में बहुत कम कार्यकाल था, तो एस रमा देवी जो प्रथम महिला थी उनका ही। ठीक है, और जो हमारे प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका सबसे ज़्यादा 8 वर्ष कार्यकाल था, सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये सब जानते रहिए आप, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ देता है यही सब। सबसे ज़्यादा कौन कार्यकाल सबसे ज़्यादा किसका था, सबसे कम कार्यकाल किसका था। ठीक है, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र जो होता है क्षेत्रफल के आधार पे कौन है निर्वाचन क्षेत्र, तो वो लद्दाख है। और सबसे छोटा दिल्ली का चांदनी चौक जो है सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे, तो ये दोनों हैं। ठीक है, सबसे बड़ा लद्दाख, सबसे छोटा चांदनी चौक। 7वां देखिए दोस्तों है हमारा मतदान के समय प्रयोग। जो दोस्तों हमारे जब हम वोट देने जाते हैं तो जो हमारे हाथ में स्याही लगती है तो वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट उसमें होता है। ठीक है, स्याही सिल्वर नाइट्रेट की होती है जो कई दिन तक लगी होती है, छूटती नहीं है। ठीक है, तो आप वोट देने जाते होंगे तो देखते ही होंगे कि आपके उंगलियों में ये लगाया जाता है, नाखून पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 8वां देखते हैं। 8वां दोस्तों जो हमारा है, चुनाव में किसी प्रत्याशी को 1/4% वोट नहीं मिलने पर उसका क्या होता है, जमानत जब्त हो जाता है। ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों, जमानत जब्त होना। यदि कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और कुल वैध मतों का यदि 1/6% वोट यदि नहीं पाता है प्रत्याशी, तो उसकी जमानत क्या होती है, जब्त हो जाती है। जमानत की राशि जब चुनाव कोई प्रत्याशी लड़ता है दोस्तों, तो उससे चुनाव लड़ने से पहले जमानत राशि जमा की जाती है। तो ये आप देख लीजिएगा,
कोई खास इंपॉर्टेंट ये तो नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है कि कितने प्रतिशत वोट मिलने चाहिए जमानत जब्त, ताकि जमानत जब्त न हो। तो काफ़ी ये भी मतलब न्यूज़ वगैरह में आते रहते हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो गई। तो कैसे मतलब किसी प्रत्याशी को यदि 1/6% वोट नहीं मिलते हैं, कुल वैध मतों का 1.6% वोट नहीं मिलते हैं किसी प्रत्याशी को, जमानत जब्त होती है। जमानत की जो राशि होती है दोस्तों को देख लेते हैं। लोकसभा का यदि चुनाव हो रहा है तो सामान्य वर्ग के लिए जमानत राशि 25,000 दोस्तों होती है। यदि वह प्रत्याशी 25,000 रुपये चुनाव होने से पहले जमा करता है, जमानत राशि जमा करता है, यदि कुल वैध पर उस क्षेत्र में पड़ रहे हैं उसका एक बार 6% नहीं प्राप्त करता है तो उसकी ये 25,000 रुपये उसके जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है। आरक्षित वर्ग दोस्तों यहाँ पे जो है OBC SC ST उनको 12,500, मतलब इनको दुगना, सामान्य वर्ग को दुगना देना पड़ता है और SC OBC ST को उनका आधा 12,500। ठीक है। विधानसभा राज्य का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो सामान्य वर्ग का 10,000 और आरक्षित वर्ग का OBC SC ST का 5,000 रुपये। ठीक है, आधा इसमें भी है, तो ये होता है। ठीक है। एक व्यक्ति अधिकतम दोस्तों एक व्यक्ति जो होता है अधिकतम कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, कितनी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन में आ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो अधिकतम व्यक्ति दोस्तों 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है, जैसे राहुल गांधी अमेठी, ठीक है, अमेठी व केरल के वायनाड से, ठीक है, वायनाड से चुनाव लड़े थे। ठीक है, केरल के वायनाड से और यूपी के अमेठी से चुनाव लड़े थे। यूपी के अमेठी से इन्होंने चुनाव हार गए थे और यहाँ से वायनाड से केरल के वायनाड से इन्होंने चुनाव जीत लिया था और यहाँ से हार गए थे अमेठी से। ऐसा काफ़ी जो फेमस लीडर होता है उसके लिए 2 होते हैं, बाकी हर एक कोई 2 निर्वाचन क्षेत्र से नहीं लड़ता है। केवल फेमस व्यक्ति जिनको जो होते हैं वही केवल 2 निर्वाचन क्षेत्र, मैक्सिमम 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है कोई भी प्रत्याशी। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए दोस्तों। 48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार होता है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, 48 घंटे जो चुनाव प्रचार का समय होता है, मतदान होने से 48 घंटे पहले क्या होता है, चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कि कितने समय पहले चुनाव प्रचार बंद होता है, चुनाव होने से पहले, तो 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। ठीक है, चुनाव प्रचार। दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि वोटर पार्क जो होता है, भारत का प्रथम वोटर पार्क कहाँ पे पहले कहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो वोटर पार्क जो है हरियाणा के गुरुग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के गुरुग्राम में कब 11 अप्रैल 2019 को बनाया गया। ठीक है, तो काफ़ी वोटर पार्क देखो बता दें आपको दोस्तों, वोटर पार्क क्या होता है। इसमें दोस्तों निर्वाचन जो होता है, चुनाव होता है, चुनाव की हिस्ट्री वगैरह ये सब दिखाया जाता है और चुनाव का प्रोसेस वहाँ पे दिखाया जाता है, चुनाव का प्रोसेस क्या है और चुनाव की हिस्ट्री दिखाई जाती है। तो वो वोटर पार्क वहीं पे होता है। ठीक है, जानते रहिए। अब दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहता है पिंक बूथ, न्यूज़ में पिंक बूथ काफ़ी चर्चा में रहता है। तो पिंक बूथ क्या होता है। पिंक बूथ दोस्तों, ये पिंक बूथ अब होता है कि इसमें हर एक कलर जो होता है पिंक, जैसे महिलाएं होंगी वो पिंक कलर की साड़ी कपड़े पहने रहेंगी, पिंक कलर से वगैरह से सब कुछ सजाया जाएगा और वहाँ पे केवल दोस्तों महिलाएं ही वोट देने
जाती हैं। ठीक है, ऐसा महिलाओं को वोट देने के प्रति जागरूकता लाने के लिए ऐसा किया जाता है। वहाँ पे सभी महिलाएं पिंक कलर के कपड़े पहने रहती हैं, पिंक कलर के हर एक वस्तु सजाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे केवल महिलाएं ही वोट दे सकती हैं पिंक बूथ पे। ठीक है, तो ऐसा महिलाओं क्या किया, महिलाओं को केवल मतलब प्रोत्साहन के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ पे किया गया था बात करें तो बिहार के 2015 में बिहार में सबसे पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, पहली बार पिंक बूथ का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, से बता देते हैं क्या इसका मतलब होगा। रिटर्निंग अधिकारी क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के एक अधिकारी होता है जो उस क्षेत्र में जितने भी चुनाव होते हैं उस क्षेत्र का उसका परिणाम घोषित करता है। उस क्षेत्र में चुनाव सही से हो इसकी जिम्मेदारी उसी की रहती है, रिटर्निंग अधिकारी की होती है, और चुनाव की घोषणा रिटर्निंग अधिकारी ही करता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो जब जनता क्या करती है, जनता स्वयं अपने प्रत्याशी को चुनती है तो वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। ठीक है, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के तहत ही अपने प्रत्याशी को चुनते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है दोस्तों, जितने प्रत्याशी को जिस प्रत्याशी को हम चुनते हैं। ठीक है, जिस प्रत्याशी को हम चुनते हैं वो किसी और को चुनेंगे। जैसे राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा के चुनाव में डायरेक्ट वोट हम नहीं देते हैं। ठीक है, वो जो हम लोकसभा के सदस्य को चुने रहते हैं वो सब वोट देते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को हम वोट नहीं देते हैं डायरेक्ट। तो ये जब जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। उपचुनाव दोस्तों क्या होता है, उपचुनाव जैसे कि मान लीजिए कोई निर्वाचन क्षेत्र है, वो निर्वाचन क्षेत्र का जो सीट है किसी वजह से खाली हो गई। जैसे मान लीजिए कि वहाँ के उम्मीदवार के क्या हो गया, जो जीते हैं वहाँ के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो वो सीट तो खाली हो गई, तो वहाँ पे फिर से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या करेगा, फिर से चुनाव करा जाएगा, उसी को उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, तो उपचुनाव भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो कंपैरिजन करें तो मुख्य न्यायाधीश के समान दोस्तों जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं उनके क्या क्या उनमें समानता होती है, उनसे क्या क्या समानता होती है। जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं और मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, इनमें क्या क्या समानता होती है। तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके दर्जा किसके समान होगी, मुख्य निर्वाचन आयोग के ही समान रहती है। सैलरी भी उनकी समान रहती है, और पद से हटाना दो इनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा, इनको भी महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। तो आप ये भी जानते रहे क्या क्या समान दर्जा जो होती है, जो दर्जा होगा वो भी किसके अधिक समान होगा, मुख्य निर्वाचन आयोग के ही समान होगा, मुख्य न्यायाधीश के। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों वर्तमान में जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं। ठीक है, राजीव कुमार हैं, तो ये आप जानते रहिए। ठीक है, और ये तो बदलते रहेंगे तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अभी जिसमें वीडियो बन रहा है तो राजीव कुमार ही हैं। ठीक है, तो आप इसको अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि ईवीएम जो होता है, ईवीएम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और जो वीवीपैट होता है, ठीक है, ये क्या होता है और कब इसका पहले प्रयोग किया गया, किसकी सिफारिश किया गया, ये जानते हैं। और नोटा का दोस्तों जो है, नोटा का सबसे प्रयोग कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ईवीएम का सबसे पहले देख लेते हैं ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईवीएम का फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था इसका
कहाँ किया गया था? वो केरल का एक विधानसभा है पारूर, ठीक है, पारूर विधानसभा है केरल का, वहाँ पे विधानसभा के 50 बूथों पर प्रयोग किया गया था 1982 में, ठीक है। सबसे पहले ईवीएम का, अब तो बहुत ही ईवीएम सभी जगह वोटिंग कराया गया ईवीएम से, तो सबसे पहले 1982 में केरल का पारूर जो विधानसभा क्षेत्र है 50 बूथों पर किया गया। फिर उसके बाद दिनेश गोस्वामी की समिति की सिफारिश पे इसका क्या किया गया, ये किया गया कि 1900 इनका हर एक चुनाव में क्या किया जाए, ईवीएम का यूज़ किया जाए, ठीक है, दिनेश गोस्वामी सिफारिश पे। तो 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के क्रम विधानसभा सीटों पर 5 विधानसभा, राजस्थान में 5 और मध्य प्रदेश में 5 और दिल्ली में 6 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। दूसरी बार यहाँ पे किया गया, ठीक है। राजस्थान में कब किया गया? 1998, पहली बार 1982 में, दूसरी बार 1998 में। कहाँ किया गया? पहली बार केरल में के पारूर विधानसभा सीट पे 50 बूथों पे। दूसरी बार जो हुआ 1998 में राजस्थान के, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये तीनों जगह कराया गया। कितनी सीटों पर? 5, राजस्थान में 5, मध्य प्रदेश में 5, दिल्ली में 5, ठीक है, विधानसभा सीटों पे कराया गया, ठीक है। बात करें संपूर्ण राज्य में दोस्तों, संपूर्ण राज्य में 1999 में गोवा में कराया गया था, ठीक है, पूरे राज्य में, ठीक है। यहाँ तो 5 ही यहाँ पे जो था 5 राज्य 6 राज्य कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे संपूर्ण राज्य में कब कराया गया? 1999 में। बात करें केंद्र के लिए जो लोकसभा चुनाव होता है, सबसे पहले पूरी तरीके से ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? तो 2004 में लोकसभा चुनाव में, ठीक है, 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था ईवीएम का, ठीक है। तो ईवीएम के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं वीवीपैट के बारे में। वीवीपैट का दोस्तों सबसे पहले बता दें वीवीपैट होता क्या है। वीवीपैट दोस्तों, जब आप जिसको वोट देना चाहेंगे, ठीक है, उस पर यदि बटन दबाएंगे तो आपको एक पर्ची मिलेगी। वो पर्ची कौन देता है? वीवीपैट से ही निकलता है, ठीक है। बगल में वीवीपैट मशीन रखा रहेगा और वीवीपैट से ही वो पर्ची निकलेगी कि आपने उस पर प्रत्याशी का नाम लिखा रहेगा, ठीक है, प्रत्याशी का नाम लिखा रहेगा वगैरह, प्रत्याशी जानकारी रहती है प्रत्याशी से संबंधित कि आपने किसे वोट दिया है, एक पर्ची निकलती है, ठीक है, उसी को वीवीपैट बोला जाता है। ईवीएम के जस्ट बगल में ही रखा रहता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। किसकी सिफारिश प्रयोग किया गया था? तो सुब्रमण्यम की सिफारिश पे इसका किया गया था उपयोग। सर्वप्रथम उपयोग कहाँ किया गया था? तो 2013 में इसका नागालैंड में सर्वप्रथम उपयोग किया गया था वीवीपैट का, 2013 में नागालैंड, ठीक है। और संपूर्ण भारत में बात करें तो संपूर्ण भारत में इसका प्रयोग 2014 में किया गया था, ठीक है। और इसका वीवीपैट का आविष्कार दोस्तों MB हनीफा नामक एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ही 1980 में इसका आविष्कार किया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वीवीपैट जो होता है उसका आविष्कार किसने किया था? तो MB हनीफा ने आविष्कार किया था। कब किया था? 1980 में, ठीक है। वीवीपैट के बारे में जानकारी मिली हमें। अब देख लेते हैं नोटा दोस्तों। ईवीएम में एक होता है नोटा का भी प्रयोग होने लगा है। तो कब प्रयोग हुआ, उसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए दोस्तों सब प्रत्याशी में से किसी को, आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप उसमें नोटा का बटन दबा के किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है।
नोटा का प्रयोग करके। तो नोटा का जो फुल फॉर्म है नॉन ऑफ द एबोव है, ठीक है, नॉन ऑफ द एबोव। ईवीएम में एक ऑप्शन रहता है नोटा का, नॉन ऑफ द एबोव। यदि ये बटन दबाएंगे तो किसी भी प्रत्याशी को वोट, आपका वोट नहीं मिला। इससे यह पता है कि कितने लोग हैं जो किसी ही प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि प्रत्याशियों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहले प्रयोग किया तो नोटा का प्रयोग छत्तीसगढ़ के चुनाव में किया गया था 2013 में, ठीक है। संपूर्ण भारत में 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे समिति, विभिन्न समितियों की, ठीक है। तो समिति दोस्तों चुनाव में सुधार, बहुत चुनाव में समय समय पर सुधार होते रहे हैं। तो किस प्रकार से सुधार किए गए, कौन कौन सी समिति गठन किया गया, कब गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन है और उन्होंने क्या सुझाव दिया, उस पर हम सभी समितियों के बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी समिति कब गठन हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों पूछ लेगा कि जो हमारा 21 से 18 वर्ष की जो मतदाता की उम्र की गई थी वो कौन सी किसके सिफारिश की गई थी, ठीक है। और मतदान में ईवीएम का प्रयोग किया जाए ये किसकी सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। तो ये सब समिति के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। 1962 में संथानम समिति का गठन किया गया था। संथानम समिति के अध्यक्ष थे के संथानम, इन्हीं के नाम पे समिति का गठन किया है, ठीक है। इन्होंने निर्वाचन प्रणाली जो होता है उसमें सुधार करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। दूसरा हमारी जो समिति है हमारी तारकुंडे समिति, इसका गठन 1973 में किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वीएम तारकुंडे, ठीक है। इन्होंने ही दोस्तों 21 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र करने का सुझाव दिया था। मतदाता की उम्र जो है 18 वर्ष 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया था। ये सिफारिश तारकुंडे समिति की ही थी, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति दोस्तों 1990 में गठन हुआ था इसका, दिनेश गोस्वामी का, इसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी थे, ठीक है। इन्होंने दिनेश गोस्वामी ने ही मतदान में ईवीएम का प्रयोग किया जाए, इन्होंने ही सुझाव दिया था, ठीक है। और आगे जो समिति है बोहरा समिति, इसका गठन 1993 में किया गया था। इसके बोहरा अध्यक्ष थे और इन्होंने राजनीति और अपराध के बीच जो साठगांठ होती है उसकी जांच करने का सुझाव दिया था, ठीक है। दोस्तों जितने भी अपराधी होते हैं वो राजनीति के बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके साथ जितने भी कैसे संबंध होते हैं, ठीक है, मिलजुल कर काम करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, तो इसकी जांच करने के लिए राजनीति और अपराध के बीच ये बोहरा समिति की सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था। इंद्रजीत गुप्ता इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चुनाव में खर्च से संबंधित जानकारी दी जाए, ऐसा प्रावधान किसका दोस्तों, चुनाव में जिन प्रत्याशियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा कहते हैं उन्हें उम्मीदवारों को लालच देके ये सब वोटों खरीदना वगैरह, ये सब चुनाव में ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। कोई उम्मीदवार जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इससे जो जिनका बहुत पैसा कम होता है, ठीक है, वो चुनाव हार जाते हैं। तो इस पैसे के बदले चुनाव कोई न जीते, चुनाव में खर्च का सीमित कर दिया गया। तो इसकी कोई सिफारिश इंद्रजीत गुप्ता के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। इतने सारे कंटेंट वीडियो में दिए गए हैं,
वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।